साल 1979 ईरान में तूफान था। ईरान के शासक मोहम्मद रजा शाह के विरुद्ध लोग सड़कों पर थे। हर तरफ पोस्टर, नारे और एक नया सपना, एक इस्लामिक क्रांति का। लोग खमैनी के आशिक हो गए थे। एक पूरी पीढ़ी को यकीन था ये मर्द इंसाफ लाएगा और सबसे ज्यादा उम्मीद थी औरतों को। उन्हें विश्वास दिलाया गया था हिजाब तुम्हारा चुनाव होगा, मजबूरी नहीं। तुम्हारे अधिकार हिफाजत में रहेंगे, नफरत में नहीं। इस्लाम औरतों को आज़ादी देता है, न केवल इज्जत बल्कि ताकत भी। तेहरान की सड़कों पर हिजाब पहने और बगैर हिजाब वाली लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर चली। रेवोल्यूशनरी बैनर्स के साथ चलते हुए उन्होंने सोचा था कल हमारा होगा। खुमैनी के टेप रिकॉर्ड किए गए बयान जहां जहां पहुंचे वहां वहां एक ही लाइन बार बार बोली गई, इस्लामिक रिपब्लिक में औरतों को उनका असली मकाम मिलेगा। और जब ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने ईरान छोड़ा तो खुमैनी ईरान लौटे। लोग फूल बरसा रहे थे, औरतें खुशी से रो रही थी। उन्होंने समझा कि अब ना उनकी आज़ादी कोई छीनेगा, ना उनकी चॉइस पर कोई सवाल होगा। उन्होंने बुरखे को एक विकल्प समझा था, बंधन नहीं, मैंडेट नहीं। लेकिन कुछ महीनों बाद ही सब बदल गया। एक सभा में खुमैनी ने कहा, औरतों को इस्लामिक हिजाब पहनना होगा, ये इस्लाम का हुक्म है। तेहरान की सड़कें जहां औरतें कल तक आज़ादी के गीत गा रही थीं, अब हिजाब के विरोध में भड़क उठी। 8 मार्च 1979 इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हजारों औरतें ईरान की सड़कों पर निकल पड़ी, ये कहने के लिए ये हमने नहीं चाहा था। खुमैनी ने वादे किए थे कि इस्लामिक रिपब्लिक औरतों को इज्जत देगा, लेकिन इज्जत सिर्फ तभी मिली जब उन्होंने अपना मुंह बंद किया, जब उन्होंने सरकार से सवाल नहीं किया, जब उन्होंने हिजाब पहना और सिस्टम के सामने झुक गई। कुछ लोग कहते हैं खुमैनी ने धोखा दिया, कुछ कहते हैं उन्होंने अपने वादे कभी समझे ही नहीं। लेकिन एक बात सब मान गए, 1979 का इनकलाब उनके लिए नहीं था जो अपनी सोच रखना चाहती थी। पर अब ईरान फेमिनिस्ट मूवमेंट में एक नया किस्सा गढ़ रहा है, एक मिसाल। ईरानी औरतों के सपोर्ट में वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, उनके कॉज को सपोर्ट मिल रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। बात उस मूवमेंट की जो चला तो आ रहा है 1979 से, पर जिसे भरपूर और अटूट सपोर्ट मिला साल 2022 में। बात उन महिलाओं की जिन्हें मॉडर्निटी और बराबरी का पाठ तो पढ़ाया गया, बट ऑल इन थियोरी। जब उन्होंने असल में बराबरी चाही तो उनकी आवाज़ दबा दी गई, हमेशा के लिए। ये कहानी है उनकी जो सालों से अपने मूल अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, उन औरतों की जिन्हें उन्हीं का देश इंफीरियर मानता है। ये कहानी है उन अत्याचारों की जो सिर्फ इसीलिए किए गए ताकि एक महिला के सर से हिजाब न खिसक जाए। ईरान में क्या चल रहा है ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन हम अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे कुछ घटनाओं से, जिससे ये पता चलता है कि ईरान में दशकों से महिलाओं को किस तरह से ट्रीट किया जाता रहा है। आज़ाद ख्याल और इक्वालिटी की आवाज़ दबाई गई साल 1980 में, राइट आफ्टर द इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ 1979। ये आवाज़ थी एक स्ट्रॉन्ग, इंस्पायरिंग और प्रोग्रेसिव महिला की। 1922 में जन्मी फारखुर पारसा, जो एक डॉक्टर थी। 1960 के दशक में पारसा ने इतिहास रचा जब वो ईरान की पहली वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर बनी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। उन्होंने लड़कियों की एजुकेशन और औरतों के हक के लिए लगातार काम किया, और ये सब तब जब सोसाइटी डीपली कंजर्वेटिव थी। उनका विजन था एक ऐसा ईरान बनाना जहां लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो और हर लड़की अपने सपने पूरे कर सके। पर 1979 के रेवोल्यूशन के बाद उनकी फेमिनिस्ट सोच को गुनाह माना गया। उन्हें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कोर्ट ने अरेस्ट कर लिया। उन पर देश के खजाने का दुरुपयोग, शिक्षा मंत्रालय में भ्रष्टता और व्यभिचार माने अडल्टरी फैलाने, एंटी पीपल कानून बनाने जैसे इल्ज़ाम लगाए गए। उनका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि उन्होंने स्कूल गर्ल्स के लिए हिजाब को ज़रूरी न मानने की बात की थी और जेंडर न्यूट्रल एजुकेशन का समर्थन किया था। ट्रायल में उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तो मिला, लेकिन उनके खिलाफ गवाही देने वालों से सवाल करने की इजाज़त नहीं दी गई। 8 मई 1980 को तेहरान में पारसा को फांसी दे दी गई। मोना एक 17 साल की बहाई लड़की थी। वो शांति और समानता के लिए बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन ईरान में बहाई धर्म शाह रिजवी के सत्ता से हटने के बाद अवैध हो गया था। 1983 में उसे और 9 और औरतों को गिरफ्तार किया गया। पहले उन्हें टॉर्चर किया गया, फिर सबको एक एक करके फांसी दे दी गई। वजह, क्योंकि वे सब बहाई धर्म की थी। मोना ने मरने से पहले अपने जेलर को माफ कर दिया था। वो कहती थी एक दिन सब आज़ाद होंगे। उसकी मौत ने दुनिया को हिला दिया, लेकिन उसके देश में सब कुछ पहले जैसा ही रहा। पॉलिटिकल प्रिजनर से जुड़ी स्टोरी कवर करने की सज़ा मौत हो सकती है, ये शायद ही कोई कभी सोचे।
पर 2003 में एक ईरानी कनाडाई फोटो पत्रकार जहरा काज़मी ने एवन जेल के बाहर लोगों की तस्वीरें खींची। वो जेल जहां राजनीतिक कैदी बंद होते थे। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिली। सरकार ने कहा हार्ट अटैक से मरी है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट्स में स्कल फ्रैक्चर माने खोपड़ी टूटना, नाक टूटी होना और यौन शोषण के एविडेंस मिले। कोई भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। जहरा के बेटे ने आज तक इंसाफ के लिए लड़ाई जारी रखी है। एक औरत सिर्फ अपना काम करने की कोशिश में, सच दिखाने की कोशिश में मार दी गई। और ये कहानी आधा सच बताती ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, बाद में सच बताती फोरेंसिक रिपोर्ट्स, हैमरेज, कोमा या हार्ट अटैक की इकलौती नहीं। कितनी ही औरतों, लड़कियों की मौत को प्राकृतिक बता दबा दिया गया। आज की वीडियो में आगे आप उन सब के बारे में जानेंगे। अतीफे रजबी सहाले ईरान के नेका नाम के शहर की एक लड़की थी। वो सिर्फ 16 साल की थी जब उसे फांसी की सजा सुना दी गई। जज हाजी रेजाई ने उस पर जिना माने अडल्ट्री और चैस्टिटी के खिलाफ गुनाह का इल्जाम लगाया, जबकि सच ये था कि अतीफे को बार बार रेप किया गया था। अतीफे सिर्फ 13 साल की थी जब पुलिस ने उसे कार में एक लड़के के साथ पकड़ा और बेवजह गिरफ्तार कर लिया। उसे 100 कोड़ों की सजा दी गई। जेल में उसके साथ बेहद बुरा बर्ताव हुआ। वहाँ उसे रिपीटेडली रेप किया गया। उसने अपनी दादी को बताया था कि वो नॉर्मली चल भी नहीं पाती। चल पाती थी अपने हाथों और घुटनों के सहारे, बच्चे की तरह, क्योंकि उसे दर्द ही इतना होता था। इसके बाद उसे 2 और बार अरेस्ट किया गया चैस्टिटी के अगेंस्ट क्राइम्स के चलते। मतलब ये कि गिरफ्तारी हुई उसके शुद्ध ना होने के चलते। 2003 में पुलिस ने अतीफे को उसके घर से गिरफ्तार किया। उस पर अडल्ट्री और बदचलनी के इल्जाम लगाए गए। अधिकारियों ने एक रिपोर्ट पेश की जिसके बारे में उनका दावा था कि वो अतीफे के खिलाफ आरोपों को साबित करती है, लेकिन उस रिपोर्ट पर सिर्फ पुलिस अफसरों और कुछ स्थानीय अधिकारियों के ही दस्तखत थे, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं। इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जज हाजी रेजाई। अपने ट्रायल के दौरान अतीफे ने बताया कि 51 साल का एक शादीशुदा टैक्सी ड्राइवर अली दराबी 3 साल से उसे रेप कर रहा था। दराबी पहले एक रेवोल्यूशनरी गार्ड था। जब अतीफे को एहसास हुआ वो केस हार जाएगी, उसने कोर्ट में अपना हिजाब उतार दिया। उसने जज पर जूता फेंका और चिल्लाकर कहा था, मुझे नहीं, सजा उसे मिलनी चाहिए। जज रेजाई को अतीफे की हरकत घोर बेअदबी लगी और उसने अतीफे को मौत की सजा सुनाई। अतीफे के लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन कोर्ट ने पहले के केसों और अतीफे के कन्फेशन को देखते हुए फैसला बरकरार रखा। डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया था कि अतीफे 22 साल की है, जबकि उसका बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट दोनों कहते थे कि वो सिर्फ 16 साल की थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक गवाह ने कहा था, जज ने सिर्फ उसे देखा और कह दिया था ये तो 22 की लगती है। अतीफे के पिता ने बताया था कि न जज ने, न उसके लॉयर ने, न कभी किसी और ने उसकी असली उम्र जानने की कोशिश की। अतीफे एक यंग लड़की थी जिसे सिस्टम ने पहले शिकार बनाया और फिर गुनहगार। एक 19 साल की फुल ऑफ लाइफ इंटीरियर डिजाइनर लड़की रेहाने जब्बारी, काम के सिलसिले में उसका एक क्लाइंट से मिलना हुआ जो एक पूर्व इंटेलिजेंस अफसर था। इस आदमी ने रेहाने के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। रेहाने ने सेल्फ डिफेंस में उसे चाकू मार दिया, जो बाद में उसकी मौत का कारण बना। कोर्ट ने ना तो उसका बयान सुना, न फोरेंसिक सबूत कंसिडर किए। रेहाने को 7 साल जेल में रखा गया। पूरी दुनिया ने उसके लिए अपील की, लेकिन साल 2014 में उसे फांसी दे दी गई। अपने अंतिम पत्र में उसने अपनी माँ से कहा था, मेरे लिए आंसू मत बहाना, मेरा जनाजा खुशी से उठाना, फूल उगाना मेरी कब्र पर। रेहाने एक मिसाल बन गई कि कैसे एक औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ती है, पर उसके सेल्फ डिफेंस को भी क्राइम समझ लिया जाता है। उसे इंसाफ नहीं मिलता। उस पर रेप अटेम्प्ट होता है तो उसे ही जेल में डाल दिया जाता है। अंत में फांसी मिलती है। जीना महसा अमीनी, महसा का केस दुनिया तक पहुंचा। उसके दुख में लोग, मर्द और औरतें सड़कों पर उतरे, हिजाब जलाए गए, स्लोगन्स गाए गए। ये केस भी एक मिसाल बना, पर इंसाफ आज भी राह खोज रहा है महसा तक पहुंचने की। महसा की कहानी आप डिटेल में जान लीजिए। वो एक 22 साल की कुर्दिश लड़की थी। साल 2022 में उसे ईरान की मोरालिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया। वजह, मोरालिटी पुलिस के मुताबिक महसा ने हिजाब गलत पहना था। 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। ऑफिशियल स्टेटमेंट बताती हैं कि दिल का दौरा था, पर गवाह कहते हैं उसे पीटा गया था। महसा की गिरफ्तारी से लेकर उसके स्टेशन पहुंचने के बीच उसे बुरी तरह मारा गया, इतना कि उसके सर पर गहरी चोट आई। स्टेशन पहुंचने के कुछ ही देर में महसा बेहोश हो गिर गई थी। ये सब सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ। इस वक्त आप वही फुटेज अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
ये औरतों के खिलाफ हुई पहली ब्रुटैलिटी नहीं थी, पर इस बार लोग चुप नहीं बैठे। महिलाओं ने हिजाब जला दिए, लड़कियों ने स्कूल में मुल्लाओं के पोस्टर फाड़ दिए, नारे गूंजे, जन जिंदगी आजादी, औरत जिंदगी आजादी। वुमेन लाइफ फ्रीडम एक बेहद पॉपुलर मूवमेंट बन गया। दुनिया भर में औरतों, लड़कियों ने महसा के सपोर्ट में अपने बाल काटे। ईरान में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और मोरालिटी पुलिस ने जवाब में गोलियां चलाई। 2 और लड़कियां, नीका शकरामी और सरीना इस्माइल ज़ादे, प्रदर्शन के बाद मरी हुई पाई गई। दोनों की ही मौतें संदिग्ध थी। फिर भी ये आंदोलन जारी रहा। पहली बार एक नारीवादी क्रांति ने ईरान को हिला दिया। ऐसा नहीं है कि आंदोलन पहले नहीं हुए, इनफैक्ट 1979 से लगातार हो रहे हैं। जब हिजाब मैंडेटरी भी किया गया था तब भी प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं। पर औरतों के लिए ऑप्रेसिव रिजीम के खिलाफ एकजुट हो औरतों और मर्दों ने आवाज एक अरसे बाद उठाई थी। ये गुहार लगाने वाले मर्द रोए। एक बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा था, मैं उस लड़की के आंसुओं और तकलीफ के लिए मरना पसंद करूंगा। महसा के पिता, भाई, परिवार और ईरान के कितने ही लोगों ने, माइंड यू, लोगों ने, सिर्फ औरतों ने नहीं, आवाज उठाई, नाराजगी जताई। कथित तौर से गलत या ढीला हिजाब पहनने पर किसी की जिंदगी छीन लेना कहाँ का इंसाफ हुआ? ऐसे ही सवालों का जवाब खोजती जनता ने महसा के लिए लगातार नारे लगाए, मातम बनाया, जन जिंदगी आज़ादी। टिकटॉक की बदौलत एक बड़ा मूवमेंट बन गया जो अब तक चर्चा में है। उसे इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है। थैंक्स टू सोशल मीडिया प्रोटेस्ट की फुटेजेस आती रही। क्योंकि इंटरनेट के जरिए इस मुहिम ने आग पकड़ी थी तो ईरानी सरकार ने इंटरनेट शटडाउन भी किया, पर आवाम की आवाज़ नहीं रुकी। औरतों के बेसिक राइट्स की लड़ाई अब भी जारी है। नासरीन सतौद्दे, एक ह्यूमन राइट्स वकील, अपनी आवाज़ उठाने के गुनाह में जेल में है। कारण हिजाब का विरोध करने वालों का बचाव करने के लिए इस गुनाह के चलते नासरीन को 148 कोड़े और 38 साल की सजा दी गई। इसके अलावा नारगिस मोहम्मदी, एक नोबेल लॉरिएट, जी हाँ, वो भी जेल में बंद है। मई 2016 में उन्हें तेहरान में 16 साल की सजा मिली इलीगल ग्रुप लेगम चलाने के लिए। 2020 में वो रिहा हुई, लेकिन 2021 में फिर से जेल में भेज दिया गया। वहां से उन्होंने वुमेन प्रिजनर्स के साथ अब्यूज और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की रिपोर्ट्स भेजी। अक्टूबर 2023 में जेल में होते हुए भी उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला ईरान में महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों की लड़ाई के लिए। और ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने नारगिस को नोबेल प्राइज देने के इस फैसले की निंदा की। इनके अलावा सेपिदे कोलियान एक जर्नलिस्ट है जिसे टॉर्चर किया गया जेल में। 2023 में जैसे ही रिलीज हुई, जेल के बाहर खामेनेई के खिलाफ स्लोगन बोला और तुरंत वापस अरेस्ट हो गई। एक मेट्रो में बगैर हिजाब के औरतों को फूल देते हुए इक्वालिटी के सपने बताए यास्मान अरियानी ने। इस एक्ट के लिए उसे 16 साल की जेल मिली। उसकी मां मोनीरे आराब शाही भी अरेस्ट हुई। कुछ का कहना है इन बेबाक महिलाओं के नाम पर क्रांति लिखी जा रही है, कलम से नहीं बलिदान से। पर एक सवाल कौंधता है मन में, सिर्फ जीवन बलिदान ही मजबूती और वैलिडेशन क्यों देते हैं किसी भी क्रांति को? क्रांति के लिए या सोए हुए लोगों को जगाने के लिए? क्योंकि जब तक भारी नुकसान होगा नहीं, लोग जागेंगे नहीं। दोनों ही सूरतों में जवाब मन को विचलित करने वाले ही हैं। बहरहाल वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स का कहना है ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये एक नई शुरुआत है। पर क्या आप जानते हैं ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। एक दफा का जिक्र है जब एक देश दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक था। यहाँ के शायर, इल्म, कला और सोचने का अंदाज दुनिया में मशहूर था। साइंस, मेडिसिन, आर्ट, आर्किटेक्चर और फिलोसफी में वो बहुत आगे था। ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म में मोरालिटी और विजडम को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। उस दौर में औरतों का दर्जा भी काफ़ी ऊंचा था। वो ज़मीन खरीद सकती थी, स्कॉलर, मिलिट्री कमांडर बन सकती थी, बिजनेस चला सकती थी, कुछ केसेस में पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी निभाती थी। बेसिकली अपने फैसले खुद ले सकती थी। ये देश था पर्शिया, मॉडर्न डे ईरान। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और सब कुछ बदल गया। 7वीं सदी में अरब मुस्लिम फौजों ने पर्शिया पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ एक सेना का जीतना नहीं था, ये एक नए धर्म और कानून का भी आरंभ था, शरीयत कानून। अब औरतों को पर्दा पहनना जरूरी हो गया। उनकी जिंदगी घर तक सिमट गई। उनका सफर, काम, पढ़ाई सब कुछ मर्दों की इजाजत का मोहताज हो गया। जो औरत पहले मालिक थी, अध्यापिका थी, सैनिक नेत्री थी, अब वो बस एक इज्जत से जुड़ा मामला बनकर रह गई। पर जैसे जैसे सत्ता बदलती है, देश भी बदलता है। यहाँ भी ऐसा हुआ। बदलाव में औरतों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन भी शामिल थे।
साल 1991 में ईरान में तंबाकू आंदोलन हुआ और पूरे देश में फैल गया। ये ब्रिटिश कंपनी को मिले तंबाकू व्यापार के अधिकार के खिलाफ था। महिलाओं ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। उन्होंने तंबाकू का बहिष्कार किया, प्रदर्शन किए और कई जगह पुरुषों के साथ मिलकर विरोध जताया। कि पहली बार था जब महिलाएं एक बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन में खुलकर शामिल हुई थी। काजार और बाद में पहलवी राजवंश ने ईरान को आधुनिक माने एडवांस बनाने की कोशिश की। शाह ने 1936 में हिजाब बैन कर दिया, जिसे कश्फे हिजाब कहा गया। कई साल बाद 1967 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने अपनी पत्नी फराह दीबा को ईरान की एम्प्रेस घोषित किया था, जो किसी ईरानी महिला का पहला ऐसा ताजपोशी समारोह था। भले ही एक मॉडर्न आउटलुक वाला फैसला था, पर हिजाब पर ब्लैंकेट बैन ये भी औरतों पर थोपा गया था। उनका क्या, जो स्वेच्छा से हिजाब पहनना चाहती थी। खैर, औरतों ने स्कूल जाना शुरू किया, सार्वजनिक जीवन में आना शुरू किया। फातिमा सैया उन पहली औरतों में थी जिन्होंने बाहर जाकर पढ़ाई की। वापस आई तो प्रोफेसर बनी। उन्होंने शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई की। तब भी समाज काफ़ी रूढ़िवादी था। फिर आई फारुख पारसा और 1968 में ईरान की पहली महिला शिक्षा मंत्री बनी। उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, पर 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद उन्हें मार दिया गया। क्रांति के बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने एक धर्म आधारित इस्लामिक गणराज्य रिपब्लिक बनाया। हिजाब मैंडेटरी माने अनिवार्य हो गया। औरत जज नहीं बन सकती थी। अदालत में उनकी गवाही आधी मानी जाने लगी। उन्हें अपने पति की इजाज़त के बगैर यात्रा या तलाक नहीं मिल सकता। एक पूरी पीढ़ी की आज़ादी कुछ ही दिनों में छीन ली गई। पर यह बात ईरान की औरतों ने सर झुकाकर नहीं मानी। मैंडेटरी हिजाब के फैसले के अगले ही दिन वो सड़कों पर उतरी टू प्रोटेस्ट। पर इस्लामिक रेवोल्यूशन इतना सफल हुआ क्यों और कैसे, ये जानना भी बेहद जरूरी है। 1960 के दशक में ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने अपने देश को आधुनिक और विकसित बनाने का सपना देखा। उनकी सोच थी कि अगर ईरान को पश्चिमी देशों की बराबरी पर लाना है तो समाज के ढांचे में बड़ा बदलाव करना होगा। इसी सोच से 1963 में उन्होंने एक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया, एक सफेद ब्लडलेस क्रांति। इस क्रांति के 6 मेन पिलर्स थे: लैंड रिफॉर्म, वनों और चारागाहों का राष्ट्रीयकरण, राज्य कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन, मजदूरों को लाभ में हिस्सेदारी, साक्षरता कोर माने लिटरेसी कोर, महिलाओं को वोट और राजनीतिक अधिकार। शुरुआती तौर पर यह क्रांति सफल दिखी। लाखों किसानों को जमीनें मिली, शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ, शहरीकरण तेज हुआ और महिलाओं को भी अधिकार मिलने लगे। सड़कों, फैक्ट्रियों और अस्पतालों के निर्माण में देश का चेहरा बदलने लगा। लेकिन इस शाइनी बदलाव के पीछे कई समस्याएं छुपी थी। धार्मिक नेताओं, मुल्लाओं को लगा कि शाह इस्लामिक मूल्यों को नष्ट कर रहे हैं। उनका मानना था कि महिलाओं को अधिकार देना, पश्चिमी पहनावे और संस्कृति को बढ़ावा देना और धार्मिक शिक्षा को दरकिनार करना इस्लाम के खिलाफ है। इस विरोध की सबसे मुखर आवाज बने आयतुल्लाह खुमैनी। उन्होंने शाह को अमेरिका की कठपुतली कहकर संबोधित किया और 1963 में उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। शाह ने इन प्रदर्शनों को बलपूर्वक कुचला और खुमैनी को देश से निष्कासित कर दिया। लेकिन खुमैनी की आवाज नहीं रुकी। उनकी रिकॉर्डेड स्पीच और विचार लगातार देश में फैलते रहे। फिर आया साल 1971। पर्सपोलिस में ईरान के 2500 साल पुराने साम्राज्य की वर्षगांठ बनाने के लिए 3 दिन का भव्य समारोह हुआ, जिसमें दुनिया भर के राजनेता बुलाए गए। कैवियार, विदेशी शराब, सुनहरे तंबू और लाखों डॉलर्स खर्च किए गए। पार्टी में इस्तेमाल होने वाली क्रॉकरी भी फ्रांस से एयरलिफ्ट कर मंगवाई गई थी और उसी समय देश के कोनों में लोग भूखे मर रहे थे। ये आयोजन जैसे आम जनता के मुंह पर तमाचा था। सालों से गुर्बत में जिंदगी काट रही जनता के लिए इस्लामिक रेवोल्यूशन उस वक्त बहुत बड़ा रिलीफ था। सिर्फ शाह रिजवी के मॉडर्न तरीके इस रेवोल्यूशन के सफल होने का कारण नहीं थे। एक एब्जेक्ट क्लास कैरेक्टर या क्लास डिवाइड कह सकते हैं भी एक बहुत बड़ी वजह थी। जनवरी 1979 में शाह अपनी पत्नी के साथ देश छोड़कर चला गया और खुमैनी लौट आया और बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। खुमैनी बन गए सुप्रीम लीडर। ईरान की सर्वोच्च सत्ता एक धर्मनिरपेक्ष राजा की जगह आया एक धर्मगुरु। खुमैनी ने लोगों को वो ऑफर किया जिससे वो बहुत समय से वंचित थे। वादा था इंसाफ, रोजगार, आज़ादी। और ये वादे सिर्फ मर्दों के लिए नहीं थे। आज़ादी और हक के सब्ज ख्वाब औरतों को भी परोसे गए थे। पर बहुत जल्द हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। शराब और संगीत पर पाबंदी लगा दी गई। पत्रकारों, बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार किया गया। पुरानी सरकार के लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई और हुई महिलाओं के अधिकारों में भारी कटौती। विरोध करने वालों को अल्लाह के दुश्मन करार कर दिया गया। इस्लामिक क्रांति की कहानी सिर्फ एक क्रांति की नहीं, एक पूरी कौम के भीतर जलती बेचैनी की है, जहां राजसी ऐशो आराम के पीछे
आम आदमी की सिसकियां दबी थी, जहां पश्चिमी चमक के पीछे धार्मिक आस्थाएं कुचली जा रही थी। और एक दिन ये सब फूट पड़ा सड़कों पर, मस्जिदों में और आखिरकार पूरे ईरान में। यहां भी औरतों से वादे किए गए उनकी बेहतरी के लिए, पर अंत में उन पर फैसला थोपा गया। बहरहाल इस्लामिक और वाइट रेवोल्यूशन ये बताते हैं कि बदलाव और बेहतरी का होलिस्टिक और कॉम्प्रहेंसिव होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक डोमेन में बेहतरी या बदलाव काफ़ी नहीं, ये भी कि ब्लैंकेट रूल्स लोगों के मन में रोष भड़काते हैं, चाहे हिजाब बैन हो या कंपलसरी। ये बात दोनों सूरतों में सही सिद्ध होती है। खैर, लौटते हैं प्रेजेंट डे ईरान पर, समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इसे आज भी एक पैराडॉक्सिकल सोसाइटी कहा जाता है। ईरान एक ऐसा देश है जहां एक तरफ तो औरतों को कुछ बेसिक राइट्स मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी ज़िंदगी में बहुत मजबूत कंट्रोल और प्रेशर भी है। रजीम कहता है कि वो इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर औरतों का ख्याल रखता है, लेकिन असल में उनके कानून, मोरालिटी, पुलिस और इन जनरल इंफीरियर सेक्स के प्रति लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेशन का व्यवहार सपोर्टिव नहीं मालूम पड़ता। समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान का सिस्टम कितना सपोर्टिव और अनसपोर्टिव है और किस तरह औरतें जो सिर्फ अपनी आवाज़ उठाती हैं सजा पाती हैं। ईरान अपने कुछ अचीवमेंट्स को बहुत प्राउडली दिखाता है, जैसे ईरान की यूनिवर्सिटीज़ में 60% से ज़्यादा स्टूडेंट्स औरतें हैं। रजीम इसे वुमेन एम्पावरमेंट का प्रूफ कहता है। इसके अलावा वहाँ औरतें वोट कर सकती हैं, इलेक्शंस लड़ सकती हैं और पार्लियामेंट माने मजलिस में कुछ सीट्स भी जीत लेती हैं, पर इलेक्टेड मेंबर्स को रखने या हटाने की असली पावर्स क्लेरिक्स के हाथ में है। ईरान का रजीम एक रिप्रेशन मशीन के तौर पर काम करता है। इसके साथ ही औरतों को मैटरनिटी बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। मैटरनिटी लीव, जॉब प्रोटेक्शन के कुछ क्लॉज भी हैं लेबर लॉ में, लेकिन देयर इज अ कैच, ये सब कंडीशनल है। जब तक औरत रजीम के रूल्स फॉलो करे तब तक ठीक। जैसे ही वो सवाल उठाती है या आज़ादी चाहती है, उसकी ज़िंदगी जेल, टॉर्चर या मौत तक पहुंच जाती है। जिन यूनिवर्सिटी आंकड़ों का हवाला दे ईरानी रजीम खुद को प्रोग्रेसिव बताता है, थोड़ा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियां कौन से सब्जेक्ट्स चुन सकती हैं फॉर मेजर्स, ये भी स्टेट डिसाइड करता है। कुछ सब्जेक्ट्स लड़कियां पढ़ ही नहीं सकती, वजह वो सब्जेक्ट्स लड़कियों के पढ़े जाने के संदर्भ में रिलीजियस रूल्स के साथ अलाइन नहीं करते। बार बार यूनिवर्सिटीज़ में औरतों की पढ़ाई से जुड़े बैन या कोटा लगाए गए हैं। 2006, 2010, 2011 इराक के साथ युद्ध के दौरान ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग चाहिए थे, तो औरतों की पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया गया और वॉर के बाद फिर से रिस्ट्रिक्शंस और सिलेक्टिव बैन्स लगाए गए। अब ये पैराडॉक्स है, आयरनी है, टफ टू डिसाइड। ईरान का लीगल सिस्टम शरिया लॉ पर बेस्ड है, जो जेंडर को इक्वल नहीं मानता। ईरान में महिलाएं सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, भले ही एडवांसमेंट्स का दावा किया जाता हो। 1983 से लॉ है कि हर औरत को हिजाब पहनना ज़रूरी है। अगर थोड़ा भी लूज हुआ या इम्प्रॉपरली पहना गया तो अरेस्ट हो सकता है, फाइन लग सकता है, ब्रूटल कार्रवाई हो सकती है, जैसे अमीनी के केस में हुआ था। औरतों को मेल गार्जियन या पिता की परमिशन चाहिए शादी के लिए। हिजाब पहनने की लीगल एज 9 साल है। 9 साल की उम्र के बाद एक एक बच्ची अपने घर में मौजूद मर्दों के अलावा किसी और मर्द से इंटरैक्ट नहीं कर सकती। डिवोर्स का हक मर्दों के पास ज्यादा है। बच्चों की कस्टडी भी अक्सर बाप के फेवर में होती है। कोर्ट में औरत की बात का वजन कम है। एक औरत की गवाही एक आदमी के मुकाबले आधी मानी जाती है। ब्लड मनी आधा है। औरत को हस्बैंड के रिटन कंसेंट की जरूरत होती है पासपोर्ट या फॉरेन ट्रैवल के लिए। 60% से ज्यादा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होने के बावजूद सिर्फ 14 से 19% महिलाएं नौकरी करती हैं और पुरुषों के मुकाबले 41% कम कमाती हैं। शॉकिंग बात यह भी कि डोमेस्टिक वायलेंस और प्रोटेस्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस के लिए कोई सजा नहीं है, क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई लॉ ही नहीं है। इसके साथ ईरान में हर साल हजारों चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से लेकर 2022 के बीच 1,84,000 ऐसी शादियां हुई जिनमें लड़कियों की उम्र 15 साल से कम थी। ईरान का सिस्टम औरतों को एक मॉरल सिंबल के रूप में दिखाता है, सुशील, हिजाब में ओबीडिएंट। जैसे ही कोई औरत अपनी आवाज उठाती है, सिस्टम उसे घटिया, खराब या एजेंट ऑफ वेस्ट डिक्लेयर कर देता है। औरत अगर रजीम के रूल्स फॉलो करे तो थोड़ी सपोर्ट मिलती है, लेकिन अगर वो फ्रीडम चाहती है तो जेल, टॉर्चर या मौत उसका इंतजार करते हैं। औरत का हर दिन वहाँ एक साइकोलॉजिकल वॉर सरीखा है। क्या पहनूं, क्या बोलूं, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करूं, क्या नहीं, बाहर जाने के लिए किसकी परमिशन चाहिए। एक छोटी सी वीडियो, एक छोटी सी तस्वीर और जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। जिस तरह से मोरालिटी पुलिस फीमेल्स पर हाथ छोड़ती नजर आती है वो बेहद अनसेटलिंग है।
एक तरफ दलील ये कि तन ढका जाए, बाल ना दिखे, कान ना दिखे, वहीं दूसरी तरफ पीसफुली प्रोटेस्ट करती लड़कियां, औरतों को मोरालिटी पुलिस बेतहाशा पीटते हुए, घसीटते हुए वैन्स में ठूसती दिखाई देती है। इस बीच उनके कपड़े फटते हैं, खिंचते हैं, उतर भी जाते हैं। तब कहां जाती है मोरालिटी? महसा अमीनी की डेथ के बाद ईरानी औरतें रुकी नहीं। प्रोटेस्ट, बगैर हिजाब सड़कों पर उतरना, हिजाब जलाना जारी रहा और फिर आए हिजाब से ही जुड़े नए रूल्स। साल 2024 में ईरान ने अपने इतिहास का सबसे सख्त हिजाब लॉ पास किया, जिसका नाम है चास्टिटी एंड हिजाब बिल। ये कानून 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद उठे वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन का सीधा जवाब था। प्रोटेस्ट के बाद जहां दुनिया सुधार की उम्मीद कर रही थी, वहीं ईरान की सरकार ने और भी ज्यादा कड़ी और तानाशाही नीतियां लागू कर दी, जिसमें महिलाओं के शरीर को ही ज्यूरिसडिक्शन बना दिया गया। कानून में क्या है, संक्षेप में जान लेते हैं। हिजाब हर पब्लिक जगह पर अनिवार्य है, कार के अंदर भी। सर्विलेंस कैमरास का इस्तेमाल होगा ताकि हिजाब न पहनने वाली महिलाओं को ट्रैक किया जा सके। पनिशमेंट हैवी फाइन्स, कई हजार $1000 तक, नौकरियों से निकाला जाना और पब्लिक सर्विसेज से इनकार। 10 साल तक की जेल उन लोगों के लिए जो न्यूडिटी या एंटी हिजाब बिहेवियर प्रमोट करते हैं, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। दुकानों और बिजनेस को सील किया जा सकता है अगर उनके प्रेमाइसेस में बगैर हिजाब की महिलाएं दिख जाएं तो। अब हिजाब इन्फोर्समेंट सिर्फ मोरालिटी पुलिस से नहीं बल्कि AI सर्वेलेंस और सिस्टम के जरिए हो रहा है, जिससे रेजिस्टेंस और ज्यादा मुश्किल हो गई है। बहुत सी महिलाएं नौकरियां खो रही हैं, कॉलेज से सस्पेंड हो रही हैं और हेल्थ सर्विस से वंचित हो रही हैं। अब तो कार के अंदर या प्राइवेट ऑफिसेज में भी हिजाब लागू किया जा रहा है। एक्टिविस्ट्स, आर्टिस्ट्स, जर्नलिस्ट को जेल में डाला जा रहा है या उनकी आवाज दबाई जा रही है। फिर भी कई महिलाएं अब भी हिजाब के बगैर पब्लिक में निकल रही हैं, खतरा उठाकर भी। एक सिंबल ऑफ डिफायंस। डिफायंस का मतलब होता है विरोध प्रकट करना या चुनौती देना। जाते जाते मन की बात आपसे साझा करना चाहूंगी। ये बात कम, सवाल ज्यादा है। अगर आप जवाब दे पाए तो कमेंट सेक्शन खुला है। देखिए, मुद्दा सिर्फ कपड़ों तक सीमित है ही नहीं, कभी रहा ही नहीं। अगर एक साम्राज्य, देश, राज्य, नेम इट एज यू लाइक इट, अपने में बेहद मजबूत है तो उसे औरतों के अधिकारों के हनन की दरकार क्यों है? किसी के लिए फैसले लेने, उन्हें दूसरों या निचले दर्जे का नागरिक न सिर्फ बताने पर डिक्लेयर करने की जरूरत क्या है, उससे ज्यादा जरूरी लॉजिक और रैशनल की बदौलत उठते ऐसे सवालों से दिक्कत क्यों है? सवाल पूछना हम सबका मूल अधिकार है। होली कुरान का पहला शब्द ही है इकरा, विच मीन्स टू रीड। फिर जानने, समझने और बूझने से सवाल करने वाले गलत और पापी कैसे हो रहे हैं? यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जा रहे सब्जेक्ट्स पर सिर्फ औरतों के लिए सिलेक्टिव पाबंदी क्यों है? एक जायज और मासूम सवाल है, क्यों? जो किसी लीडर, सत्ता पक्ष या किसी को भी नीचा दिखाने के उद्देश्य से नहीं पूछा जा रहा। पूछा जा रहा है क्योंकि जहन में उमड़ रहा है। प्राकृतिक प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुहार क्यों है? जो सवाल पूछ रहे हैं उन्हें लेबल करने की दरकार क्यों है? इससे पहले कोई मुझे मेरा काम याद दिलाए तो मैं भी क्लियर कर देती हूँ। बतौर पत्रकार सवाल करना मेरा काम है और मेरी जिम्मेदारी भी। मेरा उद्देश्य किसी का भी घेराव करना नहीं है। मैं वाकई समझना चाहती हूँ बतौर औरत, बतौर इंसान, क्यों जरूरी है आवाज दबाना, कपड़ों, रहन सहन, शिक्षा, सोच वगैरह के दायरे तय करना। और जो दायरे तय कर भी रहे हैं उन्हें अधिकार दिया किसने? और अगर ऐसे रूल्स बनाने का अधिकार उन्हें है तो उन औरतों को क्यों नहीं जो ऐसे स्कॉलर्स को वजूद में लाती हैं और जो खुद इन्हीं नियमों का पालन करती हैं? ये सारे सवाल आपके साथ भी छोड़े जाते हैं। अगर आपके पास जवाब हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर साझा कीजिए। टू वे कॉन्वर्सेशन भी तो ज़रूरी है। मैं यहाँ आकर सिर्फ अपनी भांज के निकल जाऊँ तो फ़ायदा क्या? आप भी जुड़िए, अपना मत रखिए, साथ में सीखते हैं, समझते हैं। आज के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारी साथी निवेदिता। मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगाम। शुक्रिया।